Good morning, student. In the continuity of the tools of recombinant DNA technology, today we will study cloning vectors. You know that plasmid and bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of the chromosomal DNA. जैसा कि आप जानते हो, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज की कैपेबिलिटी होती है और बैक्टीरिया के सेल में अपने आप रेप्लिकेट करने की, और वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, अपने आप अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते रहते हैं और अपने आप रेप्लिकेट करते रहते हैं. बैक्टीरियोफाज, बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर पर सेल, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स. बैक्टीरियोफाज बहुत ज़्यादा नंबर में बैक्टीरिया के सेल में रहते हैं और इसलिए उनका जीनोम के भी बहुत सारी कॉपी रहती हैं बैक्टीरिया के सेल में. सम प्लाज्मिड्स में हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज़ पर सेल, वेयर एज अदर्स में हैव 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल. कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनकी 1 या 2 कॉपी रहती हैं पर सेल में, और कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनकी कॉपीज़ ज़्यादा रहती हैं, 15 से लेकर 100 तक भी रहती हैं और कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाती हैं. And the numbers can go even higher. If we are able to link an alien piece of the DNA with bacteriophage or the plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid और bacteriophage. अगर हम कोई भी alien piece of DNA इस प्लाज्मिड में ऐड कर दें या बैक्टीरियोफाज के डीएनए में ऐड कर दें, तो जितनी बार ये अपने आप मल्टीप्लाई करेगा, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करेगा, उतनी ही कॉपी हमें एलियन पीस ऑफ द डीएनए भी की भी मिल जाएंगी. मतलब उतनी ही बार एलियन पीस ऑफ डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा. तो इस तरीके से हम जो एलियन पीस ऑफ द डीएनए उसकी हम क्लोनिंग करा सकते हैं, उसके हम मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं. वैक्टर यूज एट प्रेजेंट are engineered in such a way that they can help easy linking of the foreign DNA and selection of the recombinant from the non-recombinant. हमने अब ये जो नेचुरल क्लोनिंग वैक्टर नेचुरल वैक्टर हैं, तो इनको हमें एक टूल की तरह यूज़ करने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में हमें इसे टूल की तरह यूज़ करने के लिए हमने इसमें बहुत सारे और दूसरे एडिशंस और डिलीशंस हम करते हैं, और इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं, हम इसको इंजीनियर्ड वेक्टर बना लेते हैं. मतलब इसको इस तरीके से हमने बना लिया कि जिससे हमें बायोटेक्नोलॉजी में सपोर्ट करे, और इससे हम फॉरेन डीएनए में ऐड करवा देते हैं और फिर हम इसको रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेलेक्ट अलग करने के लिए भी हमारे पास इसमें मेथड होते हैं. इसको हम तैयार करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर. तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि क्लोनिंग वेक्टर में हमें चाहिए होते हैं और जो होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में, जिससे कि हम उसे एज ए टूल यूज़ कर सकें बायोटेक्नोलॉजी में. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ द जो होना चाहिए, जो फीचर है जो होना चाहिए किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. दिस इज़ अ सीक्वेंस from where replication starts, and any piece of the DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. अब आपको पता है कि अगर कोई भी डीएनए अपने आप रेप्लिकेट कब कर सकता है, जब उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो. अगर उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. तो अगर हम किसी भी प्लाज्मिड में या बैक्टीरियोफाज के डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो उसमें हम अगर एलियन पीस ऑफ द डीएनए ऐड करा दें, तो वो एलियन पीस ऑफ द डीएनए भी अपने आप रेप्लिकेट होता रहेगा उसके साथ साथ. दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए. और यही सीक्वेंस कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करने के काम आता है. तो एलियन पीस ऑफ द डीएनए की भी बहुत सारी कॉपी बनती चली जाएंगी. सो if one want to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin supports high copy number. और तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें एलियन पीस ऑफ द डीएनए की बहुत सारी कॉपी चाहिए, तो हमें उस वाले क्लोनिंग वेक्टर को सेलेक्ट करना चाहिए जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है. तो हमने क्या करा, ऐसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ले लिया जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है, उसमें हमने एलियन पीस ऑफ द डीएनए डाल दिया. अब क्या होगा, ये जो वेक्टर है, चाहे ये प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाज है, जब इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी तो ये क्या करेगा, हमारा जो एलियन पीस ऑफ डीएनए उसकी भी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा. हम नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की. सेलेक्टेबल मार्कर एक ऐसा फीचर है जो कि अब हमें क्या चाहिए कि हमने प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्म कर लिया.
ट्रांसफॉर्म कर लिया, मतलब क्या हुआ, उसमें हमने एलियन पीस ऑफ द डीएनए डाल दिया। तो अब कुछ प्लाज्मिड ऐसे होंगे जो नॉन ट्रांसफॉर्म रह गए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो नॉन ट्रांसफॉर्म में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। तो अब हमें सेलेक्ट करना है, हम अब इसको किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। इन एडिशन टू ओवरराइड द वेक्टर रिक्वायर्स ए सेलेक्टेबल मार्कर। तो वेक्टर में हमें क्या फीचर चाहिए, एक सेलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। तो अब हम क्या कर सकें, जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, एलिमिनेट करेंगे सकें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, और परमिट कर सकें किसकी ग्रोथ को, ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को परमिट कर सकें। तो हमारे पास क्या है फीचर, सेलेक्टेबल मार्कर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि हम कोई भी ये मेथड है कि हम बैक्टीरिया में एलियन पीस ऑफ द डीएनए या प्लाज्मिडियम में एलियन पीस ऑफ द डीएनए ऐड करवा सकें। तो हम क्या करें, हमारा डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। Normally, the gene encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, phenicol, tetracycline, or kanamycin, etc., are considered useful selectable marker for E. coli. The normal E. coli don't carry resistance against any of these antibiotics. तो इकोलाई में जो ये फीचर्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन होते हैं प्लाज्मिड के पास, जैसे एम्पिसिलिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन है। तो ये जो फीचर हैं ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ होते हैं। द नॉर्मल इकोलाई सेल्स डोंट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। और जो नॉर्मल इकोलाई सेल है उनके पास इसमें से कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन नहीं होता, केवल प्लाज्मिड के साथ ही के पास ये फीचर होते हैं। अगर हमने प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्म कर दिया तो ये फीचर ज़रूर अफेक्ट होते हैं। तो जैसे कि अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज़ ये हमारा क्लोनिंग वेक्टर है PBR322। अब यहाँ पर इसमें ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है ये, और इसके बाहर की तरफ ये क्या है, BAM-H1 साइट है। अब हमने क्या करा कि यहाँ पर आप देखते हो कि जो ये BAM-H1 साइट है, यहाँ पर हमने कि कोई एलियन पीस ऑफ द डीएनए यहाँ पर हमने ऐड करा दिया। जैसे सपोज यहाँ पर हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए ऐड करा दिया, इसको हमने BAM-H1 साइट को BAM-H1 एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करवाया, और यहाँ पे हमने एलियन पीस ऑफ द डीएनए ऐड कर दिया। अब क्या होगा, जब हमने एलियन पीस ऑफ द डीएनए ऐड कर दिया तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब सपोज आधा जीन यहाँ रह गया और आधा जीन इस साइड पे आ गया। अब ये टेट्रासाइक्लिन, अब बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अब बैक्टीरिया के पास केवल एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस रहेगा। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है ना, तो ये तो अभी एक्टिव है, तो बैक्टीरिया के पास केवल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रहेगा और टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उनके पास दोनों का रेजिस्टेंस रहेगा, एम्पिसिलिन का भी और टेट्रासाइक्लिन का भी। अब हम इसको ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से इसी बेस पे अलग कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं इनको। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और अब हम नेक्स्ट उसमें क्लास में क्लोनिंग साइट पढ़ेंगे। क्लोनिंग साइट क्या होती हैं, किस तरीके से यहाँ हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए इसमें ऐड किया जाता है, फिर ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।